गुड मॉर्निंग बच्चों। पूर्व की क्लास में हम पढ़ रहे थे न्यास परिषद के बारे में, जो यूएनओ का एक और अंग है। और जैसा कि मैंने कहा, यह अंग आज की तारीख में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं रखता है। कारण यह है कि जिन पराधीन प्रदेशों को इसके अंतर्गत रखा गया था, न्यास परिषद के अंतर्गत, वो लगभग अब सभी स्वतंत्र हो चुके हैं, सभी स्वशासन चलाने के योग्य हो चुके हैं। परंतु उस क्लास में हमारा यह टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, जिसको मैं इस क्लास में पूरा करने जा रही हूँ। उस क्लास में हम बात कर रहे थे इसके अधिवेशनों की, कि इसके अधिवेशन साधारणतया जून के अंतिम पक्ष में और नवंबर के उत्तरार्ध में होते हैं, और साथ ही विशेष अधिवेशनों का भी इसके अंतर्गत व्यवस्था थी। यहाँ हम वर्ड थी ही उपयोग करेंगे बच्चों, क्योंकि यही ज़्यादा सूटेबल वर्ड है इसके लिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, वर्तमान में यह कहीं प्रासंगिक नहीं रहा है, या आप कह सकते हो न्यास परिषद की वर्तमान में ज़्यादा प्रासंगिकता नहीं रही है। तो दोनों अधिवेशन जो जून और नवंबर में होते हैं, इसके अलावा इसके विशेष अधिवेशनों की भी व्यवस्था है, जैसे कि प्रत्येक अंग में यूएनओ में है, जिसको कि न्यास परिषद या महासभा के प्रस्ताव या सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्यों के अनुरोध पर बुलाया जा सकता था। अब हम इस टॉपिक का एंड या कहें कंक्लूज़न या निष्कर्ष, इसकी जो तुलना है वो जो पूर्व में हमने कहा राष्ट्र संघ में जो चल रही थी मैंडेट व्यवस्था, उससे करते हुए करेंगे कि मैंडेट क्या, न्यास परिषद यूएनओ का जो ये अंग है वह वाकई में राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था ही है या उसके समान ही है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ मैंडेट व्यवस्था या मैंडेट प्रणाली थी उसका क्षेत्र बहुत ही सीमित था। वह केवल जर्मनी और टर्की से छीने गए प्रदेशों पर ही लागू थी या उन तक ही सीमित थी, जबकि न्यास परिषद का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है। यह केवल शत्रु देशों से छीने गए प्रदेशों पर ही लागू नहीं की गई, वरन ऐसे देशों पर भी लागू थी जो अपना स्वशासन चलाने के योग्य नहीं थे। साथ ही जहां मैंडेट व्यवस्था में, मैंडेट प्रणाली में निरीक्षण वगैरह की ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, जबकि न्यास परिषद में जो पराधीन प्रदेश हैं वहाँ पर वहाँ की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उसके लिए जो श्रेष्ठतम उपाय होते हैं उन पर भी विचार किया जा रहा था। इसके अलावा मैंडेट प्रणाली को मैं अपने साम्राज्य में सीधा सम्मिलित करने का एक आवरण मात्र थी। यानी मैंडेट प्रणाली के तहत तो एक तरह से जो भी पराधीन या अपना स्वशासन नहीं कर पा रहे देश थे, उनको सीधा सीधा अपने अंतर्गत लेने की व्यवस्था मात्र थी, जबकि न्यास परिषद पूरी तरह से इनको स्वशासन और स्वतंत्रता के लिए ही बनाई गई थी। ऐसे प्रदेशों को स्वतंत्रता कैसे मिले, स्वशासन की शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए बनाई गई। साथ ही इसके अलावा जहाँ न्यास परिषद में केवल विशेषज्ञों को रखा गया था, वहीं मैंडेट प्रणाली में केवल विशेषज्ञों को रखा गया था, वहीं न्यास परिषद में महासभा, सुरक्षा परिषद के भी सदस्यों के होने के कारण यह कहीं अधिक प्रभावी रूप से अपना काम कर पाई हैं। इस प्रकार बच्चों, न्यास परिषद और मैंडेट प्रणाली में यही फ़र्क है कि मैंडेट प्रणाली के तहत उतना प्रभावी रूप से काम नहीं हुआ जितना कि न्यास परिषद के अंतर्गत हुआ। और यही कारण है कि आज न्यास परिषद का जो ये अंग है, जो कि मैं कह रही हूँ अधिक प्रासंगिक नहीं रहा है, और उसका अधिक प्रासंगिक न रहना ही इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अंतिम जो न्यास प्रदेश था वो था प्रशांत द्वीप में पलाऊ नाम का, जो कि अमेरिका के अंतर्गत था। और इसके स्वतंत्र होने के साथ ही हम कहेंगे कि न्यास परिषद का काम लगभग समाप्त सा हो गया है बच्चों। तो इस प्रकार जो ये न्यास परिषद है, ये यूएनओ का एक अनन्य अंग जब स्थापित किया गया था यूएनओ तब होगा, क्योंकि उस समय बहुत सारे राष्ट्र ऐसे थे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो या तो पराधीन थे, साम्राज्यवाद के अधीन किसी का उपनिवेश बने हुए थे, या ऐसे राष्ट्र थे, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो या लैटिन अमेरिका में हो, जो इतने
पिछड़े, इतने अल्प विकसित थे कि वो स्वयं का शासन चलाने में सक्षम नहीं थे, और इसको ध्यान में रखते हुए ही इस न्यास परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में बच्चों की गई थी। अब अगली क्लास में हम जो सुरक्षा परिषद में हमारा निषेधाधिकार वाला टॉपिक चल रहा था, जो अधूरा रह गया था, यानी हमने निषेधाधिकार पर तो बात की परंतु उसके समर्थन में या उसकी आलोचना के बिंदु हम करना रह गए थे उस क्लास में हमारे। तो अगली क्लास में हम पुनः एक बार सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार की जो शक्ति है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी आपको बच्चों कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ना है तो हम केवल सुरक्षा परिषद को पढ़कर ही इसका भूमिका, इसकी सफलता, इसकी उपलब्धियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बच्चों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार को। थैंक यू बच्चों।